हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल सीजी ओपन स्कूल का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि सितंबर महीने में होने वाला है, ये इतिहास विषय है। ये सेकंड पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट इसके पहले आप लोग के लिए जारी किया था, इतिहास पार्ट 2। ठीक है, कक्षा 12वीं। तो कक्षा 12वीं का हम लोग करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन का, अभी जो सितंबर में होगा परीक्षा, और 2024 में जो मार्च अप्रैल में परीक्षा होगा, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस दोनों जगह पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और पूरे वीडियो को देखा कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको याद नहीं होगा। अगर आप वीडियो को देखेंगे ना तो आप, मैं बता रहा हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपको पूरा प्रश्न उत्तर लिखने आएगा और आप फेल भी नहीं होंगे। कोई भी प्रश्न आएगा आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपको प्रश्न को छोड़ना नहीं है। प्रश्न 22 है, भारतीय राष्ट्रवाद अपने यूरोपीय समकालीन राष्ट्रवाद से किस प्रकार भिन्न था? तो जिस समय यूरोप में राष्ट्रवाद की जड़ें पनप रही थी, उस समय भारत में परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थी। यहाँ बहुत सीमित स्तर पर औद्योगिकीकरण अस्तित्व में आया। जब यूरोप में तेजी से औद्योगिकीकरण विकसित हो रहा था, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित थी। अलग अलग लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। तो इसमें ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत की स्थिति उस समय कैसी थी और यूरोप की स्थिति। यूरोप में जहाँ बड़े बड़े कारखाने खुल रहे थे, वहीं पर हमारे देश के जो कृषक है वही पुरानी पद्धतियों से खेती किसानी कर रहे थे। कोई औद्योगिक विकास ठीक से नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार सभी तरफ से जो है हमारा दो देश जो है यूरोप से थोड़ा पिछड़ा हुआ था। ठीक, ऐसा लिखना है। तो इसके बाद आता है गांधी इरविन समझौते की क्या शर्तें थी। तो अब ये रटने वाला प्रश्न है। तो 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता में हस्ताक्षर हुआ, जो कि निम्नलिखित था। पहला, अहिंसात्मक प्रतिरोध में गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तत्काल मुक्त किया जाएगा। जो जुर्माने अभी तक वसूले नहीं किए गए थे, उन्हें माफ कर दिया जाए। अधिग्रहण की वह भूसारी भूमि जिसे अभी बेचा नहीं गया था, किसानों को लौटा दी जाए। जिस सरकारी कर्मचारी ने त्यागपत्र दे दिया था, उनके साथ नम्रता का व्यवहार किया जाए। तटवर्ती गांवों में अपने उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। इस प्रकार से 5-6 ठो जो है समझौता उनके बीच किया गया है ना। प्रश्न 23 है, संस्कृति के संप्रेषण के कौन से साधन हैं? तो संस्कृति के संप्रेषण के विविध साधन है। क्या भाषा बिना विश्व की कल्पना नहीं कर सकते? यानी एक भाषा ही एक माध्यम होता है एक दूसरे देशों को जोड़ने का। तो संस्कृति के संप्रेषण का प्रमुख इसमें बात यह है कि हम एक दूसरे देश से दूसरे देश को अपनी भाषाओं के द्वारा जो है अपने ज्ञान को उनको बताते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं, है ना। जैसे पंजाबी लोग जो है पंजाबी भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, अंग्रेज जो है अंग्रेजी भाषा का, हम हिंदू है हिंदू भाषा का उपयोग करते हैं। तेलुगु में जो है तेलुगु भाषा का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जो है हमारे संस्कृति में अनेक प्रकार की भाषाएं होती है, जो सभी जो है अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। वैश्विक गांव क्या है? वैश्विक गांव का अर्थ है पूरे गांव को एक मीडिया के द्वारा जोड़ना, संचार के द्वारा जोड़ना। पहले हम गाँव में जो है ना, रेडियो हुआ करता था, तो रेडियो से लोग जो है सुनते थे समाचारों को, है ना। अब मोबाइल फ़ोन आ गया है, तो एक गांव से दूसरे गांव बिना गए हुए जो है मोबाइल के माध्यम से बात करते हैं। यही वैश्विक गांव है। वैश्विक गांव जो है दूरियों को कम कर दिया, है ना। वैसे हमको पहले क्या करना पड़ता था, कोई संदेश देना हो तो गांव जाना पड़ता था। अभी हम मोबाइल से ही कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। इंटरनेट के माध्यम से बता देते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से बता देते हैं। तो इसी को ही वैश्विक गांव बना दिया गया। वैश्विक गांव का मूल अर्थ है ना, गांव को दूरी को छोटा कर दिया गया। ठीक है ना। हड़प्पा काल में प्रचलित उद्योग और शिल्पों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा काल के लोग लोहे के अतिरिक्त बहुत सारी धातुओं का उपयोग करते थे। जैसे चांदी की वस्तु बनाते थे, सोनों की वस्तु, मोती, बाजूबंद, सुइया इत्यादि गहने शामिल थे, है ना। कुल्हाड़ी, आरी, छैनी, चाकू इत्यादि का उन लोग अस्त्र का उपयोग किया करते थे, है ना। ठीक है, राजस्थान में खेतनाड़ा स्थान पर हम कांसे का उपयोग के प्रमाण भी मिले हैं, जो काशी की बनी नित्यांगना की मूर्ति थी। मनके बनाने की कला भी शिल्पकारी में प्रमुख थी। बहुमूल्य पत्थर, रत्न इत्यादि मोती बनाए जाते थे। तो ये सब चीज़ का थोड़ा थोड़ा वर्णन कर लीजिएगा। ठीक,
यहाँ पर देखो बंदर है, कुत्ते हैं, भेड़ है, पालतू पशु, कुंवर सहित बैलों के अनेक प्रकार की मूर्तियाँ उस समय शामिल थी। मिट्टी की मूर्ति बनाते थे, सोने चांदी की मूर्त बनाते थे, है ना, कांसे के बर्तन का उपयोग किया जाता था, उसको बनाते थे। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ों को आपको इससे मिला जुला के लिखना है। आर्यों की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो आर्य सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला, आर्य वैदिक मंत्रों के लेखक हुआ करते थे, यानी आर्य लोग जो है वैदिक मंत्र लिखते थे। आर्यों को इंडो यूरोपियन भाषा का ज्ञान था। मध्य एशिया के मैदानी क्षेत्र स्टेप्स में निवास करते थे। आर्य अयुक्त पहियों और अग्नि की उपासना और शवदाह के कर्मकांड करते थे। कलाकृति और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। वैश्विक व्यापार और विकास में समानता लाने के लिए कौन सी अंतरार्ध संस्थाएं आविष्कृत की गई? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद में बड़ी शक्तियों के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर अधिक समान धन वितरण को विश्व शांति और स्थायित्व के लिए अनिवार्य माना गया। 45 के बाद धन उत्पादन और व्यापार में पैठ को लेकर होने वाले विवादों के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी नई संस्थाओं का निर्माण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उन देशों के लिए तत्करण की व्यवस्था करता था जो उन्हें आयातों पर होने वाले अपने व्यय को संतुलित करने के लिए अपने निर्यातों से प्राप्त धन जुटा पाते थे। ठीक है, किंतु अनेक लोगों का इन संस्थाओं से उन्हीं राष्ट्रों के हित पूरे किए जाते थे जो पहले से विकसित थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा ऋण लेने वाली सरकारों से अपना घाटा कम करने की अपेक्षा करता था। 20वीं सदी के दौरान विज्ञान और औद्योगिकी में हुए अभूतपूर्व विकास एक अभूतपूर्व वरदान नहीं था। समीक्षा कीजिए। तो 20वीं सदी की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शायद विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास रहा है, जिसने उस अवधि के दौरान मनोरंजन और शिक्षा से लेकर परिवहन और संचार तक को प्रभावित किया। यानी कि मनोरंजन के साधन आ गए, लोग टीवी से मनोरंजन करते थे, वीडियो से मनोरंजन करते थे। ठीक है, संचार के साधन यानी टेलीफोन का आविष्कार हो चुका था, लोग टेलीफोन से बात किया करते थे। आने जाने का साधन बस, ट्रैक्टर, ट्राली इत्यादि का आविष्कार हो चुका था। टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, सैटेलाइट, ये सभी सेवाएं जो है उस समय उपलब्ध करा दी गई। नई प्रौद्योगिकी आविष्कार के महासंग्राम विविध वैज्ञानिक क्षेत्र है। ठीक, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जीव विज्ञान है, इसमें अनुसंधान करने लगे लोग, जो है ग्रहों उपग्रहों की खोज करने लगे। इन सब को लिखना है आपको। भारत में गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रमुख आंदोलन है, पहला नमक सत्याग्रह है। गांधी जी ने जो है नमक आंदोलन चलाया साबरमती आश्रम से, जो कि दांडी नामक स्थान से शुरू किया गया था। दूसरा है दलित आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, चौथा है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से क्या संबंध था? ठीक है, इसके अथवा में है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही समझा दिए। आपको भी थोड़ा समझ कर याद करना है, रटना नहीं है, रट कर जाओगे तो भूल जाओगे। कुछ पॉइंट को थोड़ा सा समझ कर जाना है कि मुझे इस प्रश्न में ऐसा लिखना है। ठीक, प्रश्न आखिरी है, वर्साय की संधि के क्या प्रावधान थे? क्या इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बीच बोए? तो वर्साय की संधि जो है एक संधि था राष्ट्रपति विल्सन की, जो इसमें 14 सूत्री शांति व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक है, जो निम्नानुसार है, देखिए। पहला है, जर्मनी को आक्रामक बताया गया तथा युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों को हुए नुकसान के जिम्मेदार बताया गया है। जर्मनी ने इन मित्र राष्ट्रों की क्षतिपूर्ति के लिए इन्हें $6,600 मिलियन का भुगतान किया था। सार घाटी में जर्मनी की कोयला खान क्षेत्रों को 15 वर्ष की अवधि के लिए संघ के नियंत्रण में रखा गया। नए बनाए गए पोलैंड राष्ट्र का कॉरिडोर उपलब्ध कराया गया। पांचवा है, जर्मनी की सेना को 1 लाख तक सीमित कर दिया गया। जर्मनी के अधिकार वाले उपनिवेशों को विजयी राष्ट्रों ने बांट लिया। ठीक है, शीत युद्ध का अर्थ बताते हुए इसके लिए जिम्मेदार कारकों का वर्णन कीजिए। तो पहला है, अमेरिका और रूस दोनों महाशक्तियों का अलग अलग विचारधाराओं का होना। तो रूस और अमेरिका दोनों का विचारधारा पूरी तरह से अलग था और दोनों महाशक्तिशाली थे। दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ते गई। अधिकांश पश्चिमी देश अमेरिका के समर्थन में खड़े हो गए और साम्यवाद का खुलकर विरोध करने लगे। परमाणु हथियार बनाने के बाद अमेरिका को महाशक्ति का दर्जा प्राप्त हुआ। सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के बीच लंबे समय तक संदेह और विश्वास। जर्मनी का सोवियत
संघ पर आक्रमण। सन 1941 में जब जर्मनी ने सोवियत संघ का आक्रमण किया तो पश्चिमी गणतंत्रों ने जर्मन के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने में देर लगाई। ब्रिटेन और अमेरिका ने ऐसा वादा किया था, लेकिन इसमें हुए विलंब ने रूस का यह संदेश पक्का कर दिया कि पश्चिमी देश जर्मनी और रूस के बीच लंबी अवधि तक लड़ाई जारी रहने देना चाहते हैं ताकि दोनों का सफाया हो सके। तो इस प्रकार हिस्ट्री इतिहास का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। पहला पार्ट को भी आप लोग को पूरा देखना है और इंग्लिश मीडियम के इसके जस्ट बाद जारी होगा इतिहास हिस्ट्री।